हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आंसर पेपर क्लास 12 का सेट नंबर 6 का CF कोड है आपके पास। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे 4th का ये पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। लिखा है एट 298 केल्विन राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल। इन्होंने सेल का लिखा, इफ़ द EMF ऑफ द एबव सेल इज 0.59 वोल्ट देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। E0 सेल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले हम सबसे कर लेंगे कि इसका सेल रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए Ni कॉपर 2+ Ni2 प्लस कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड एक्वस सॉलिड। अब आप देख रहे होंगे जब यहाँ पर ये Ni से Ni2 प्लस में जा रहा है तो इसमें कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है ना। तो मैं यहाँ n इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, 2। या यहाँ पर देखोगे तब भी 2 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया n इक्वल टू 2। ठीक, अब आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/2। यहाँ पर हालांकि n होता है लेकिन n की जगह पर हमने क्या लिखा, 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो आपके पास प्रोडक्ट पार्ट में आपके पास है क्या, निकल 2+ है, तो मैं यहाँ निकल 2+ लिखूँगा अपॉन कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब गिवन है ई सेल कितना दिया है, 0.59 वोल्ट। ठीक है, Ni2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, आप क्वेश्चन में जब देखेंगे तो Ni2+ का दिया है इन्होंने, ठीक है, 0.01 मोलर, और कॉपर 2+ का दिया 0.1 मोलर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो ई सेल इन्होंने कितना दिया है, 0.59। E0 सेल आपको निकालना है माइनस 0.0591/2 लॉग, यहाँ पर कंसंट्रेशन आपने निकल का रख दिया और यहाँ पर कॉपर 2+ का। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, मतलब 10 की पावर -1। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास -1 आने वाला है। अब इतने पार्ट को जब आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.0295, और यहाँ पर आपके पास ये साइन प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आता है। फिर हमें E0 सेल क्या करते हैं, ई सेल में से जो आपने सॉल्व किया इसको माइनस कर दिया तो E0 सेल आ गया। ठीक है, तो E0 सेल आपको मिल गया 0.5605। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया है। अब इसके बी पार्ट पर आते हैं, और बी पार्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस, पॉइंट बी नोटेड, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन 99% कंप्लीट होती है तो डबल होती है जब रिएक्शन 90% कंप्लीशन के, तो इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला आपके पास है, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या है बेटा, 2.303/T लॉग वेस्टर्न A/A-x। ठीक, ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको आप 100 मानकर चलिए। A-x तो 100 माइनस करेंगे हम लोग, 99 के लिए पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो 99% वाले के लिए देखेंगे तो इसको आप लगाएंगे। तो आपके पास देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लेकर गया है, के को इधर ले आया, तो 99% क्या हो जाएगा, 2.303/K लॉग वेस्टर्न 100/100 माइनस 99, यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने बात किया। अब आपके पास ये जो आ जाएगा
सॉल्व करने पर, तो यहाँ पर log 100 और log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने ऐसे लिख दिया 2, अब यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ऐसे आप 90% के लिए करिए। सिमिलरली T90% मतलब यहाँ भी 100 मानिए इक्वल टू, और ये -x क्या मानो 100 - 90 मतलब 10 आने वाला है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे T90% इक्वल टू, इसके साथ पर यहाँ पर रख दिया गया वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपके पास ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो जो आपके पास पहली इक्वेशन मिली थी, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो दूसरी से, तो मैंने वही लिखा है T99% अपान T90% इक्वल टू 2.303, और वहाँ पर 2, ठीक है, अपान के, अब ये वाला पूरा लिख लीजिए 2.303, और के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर सब कैंसिल होकर के आपके पास क्या बच रहा है 2। तो देखिए T99% अपान T90% इक्वल टू 2, बस इसको इधर ले करके जाएंगे तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कैंसिल होने के बाद ये प्रूफ यहाँ पर हो जाएगा कि जो आपके पास T99% होता है वो डबल होता है T90% के, ट्वाइस होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। इसी के 4th का सी पार्ट देखेंगे, और ये एमीन चैप्टर से है, और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पूछ रहा है। और इसमें क्या इन्होंने पूछा देख लीजिए एक बार। राइट ए शॉर्ट नोट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, व्हाई इज गैब्रियल्स थैलामाइड सिंथेसिस प्रीफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग द प्राइमरी एमीन के लिए क्यों बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। पहली बात तो आप ये देखो कि जो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन ही इससे बनाया जा सकता है, एरोमेटिक नहीं बनाया जा सकता है। इसका रीजन क्या है वो रीजन पढ़ लीजिए। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। ठीक है, तो जो थैलेमाइड के द्वारा एनाइन बनता है उसके द्वारा एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, यही कारण है। ठीक है, चलिए हम लोग प्राइमरी एमीन बना लेते हैं। ये देखिए थैलेमाइड है, थैलेमाइड का आपने KOH से रिएक्शन कराया। देखिए आप ध्यान से, इसका H और इसका OH, ये वाटर बाहर यहाँ कर दीजिए। ठीक है, और K यहाँ पर आ जाएगा, तो बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। ये पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, RX को लाओगे, तो इसका X, इसका KX, इसको बाहर कर दीजिए। R चला जाएगा इसके पास, N से R जुड़ जाएगा। ठीक है, N से आपके पास R जुड़ जाएगा, तो आपके पास बनेगा क्या, N एल्किल थैलेमाइड। अच्छा, अब यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करता है, एक्वस NaOH है। तो आप देखो यहाँ से मैं इसका ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको तोड़ दो। ठीक, यहाँ पर तोड़ने पे आपको मिल जाएगा, देखो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, और यहाँ पर नोट जब आप कर लोगे ऐसे ही है। अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, देखो ये इधर OH इधर H दे दो, इधर भी OH इधर H, तो आपके पास इतना क्या बन रहा, RnH2 ना, तो यही RnH2 लिखा है, ये आपके पास प्राइमरी एमीन बन रहा है। ठीक, अच्छा इधर क्या बन रहा, इधर आपने कहा कि ये बन रहा है COOH ना, COOH, बट बेस से फर्दर इसको जब रिएक्शन करा दोगे, इसमें बेस प्रेजेंट होगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका H, ठीक है, इसका OH, और 2 मॉलिक्यूल लोगे तो आपके पास 2 वाटर बाहर जाएगा, और ये बचेगा जो आपके पास रिएक्शन लिखी हुई
है, ठीक है, ये Na Na, ठीक है। तो ये बचा रहेगा आपके पास, देखिए सोडियम साल्ट ऑफ थाइलिक एसिड इसको बोल सकते हैं आप, ठीक। अब सेकंड पार्ट में कहा था कि व्हाई यूज गैब्रियल रिएक्शन फॉर प्राइमरी प्रिपेयर प्राइमरी एमीन के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए गैब्रियल थाइलमाइड रिएक्शन गिव प्योर प्राइमरी एमीन, प्योर प्राइमरी एमीन देता है विदाउट एनी कंटामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ये प्योर प्राइमरी एमीन देगा, इसमें सेकेंडरी टर्सरी एमीन का कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। देयरफॉर इट इज प्रीफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमीन, ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ डी आता है। अब फोर्थ डी का आप देखोगे जब, तो लिखें व्हाट डू यू मीन बाई डी। कैपिटल डी है एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह पर फोकस कीजिए आप। ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कैपिटल डी ग्लूकोज एंड कैपिटल डी फ्रक्टोज। तो पहली बात DL का मतलब क्या है ये समझो। D एंड L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैपिटल D कैपिटल L का मतलब क्या है। कैपिटल D एंड कैपिटल L रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको शुगर बोल लीजिए, आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ऑन द कायरल कार्बन फारथेस्ट फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से दूर वाला जो कायरल कार्बन होगा उस पर, उसके पोजीशन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वहाँ पर उस बेस पर हम लोग D और L नाम रखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने देखा द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा जाता है तो ये D शुगर हैव OH ऑन द राइट साइड, कायरल कार्बन होगा वहाँ पर OH राइट साइड में होगा, एंड कैपिटल L शुगर हैव द OH ऑन द लेफ्ट साइड। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड माना था ग्लिसरॉल्डिहाइड को। D और L नामनक्लेचर जब करते हैं कैपिटल D कैपिटल L वाला, तो इसके पोजीशन के हिसाब से करते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड को मेन माना। तो देखो कायरल कार्बन वो होता है ना, जैसे यहाँ एक कार्बन है, अब इससे 4 ग्रुप जुड़ा है, एक CHO, दूसरा OH और यहाँ पर तीसरा आप CH2OH कर लो, ठीक है, ये CH2OH है। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप जब कार्बन से जुड़ते हैं तो इसे कायरल कार्बन बोला जाता है। यहाँ भी वही हाल है। अब इस कार्बन से देखिए OH राइट साइड में जुड़ा है तो इसे D ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, और यदि लेफ्ट साइड में जुड़ा है तो इसे L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसी का कंपेयर हम करेंगे। आपके पास इन्होंने पूछा है D ग्लूकोज और D फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है CHO, और यहाँ से ये 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे ये दूर है ना, फारथेस्ट मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप से जो दूर है, यहाँ पर देखेंगे ये कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन क्यों है, क्योंकि एक इससे OH है, एक H है, एक CH2OH है और एक इतना सारा ग्रुप है, ठीक है। तो इसी को मैंने सर्किल बनाने की कोशिश किया कि फोकस इसी पर करना है। इस कार्बन को आपको देखना है और देख रहे हैं आपके राइट साइड में OH है तो इसे D ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक। ऐसे ही D फ्रक्टोज का बना लीजिए, CH2OH C++O, ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो आपके पास इस कार्बन पर जो इससे दूर है, कार्बोनिल कार्बन से दूर है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी OH राइट साइड में है, OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसका D फ्रक्टोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, और इस सॉल्यूशन से आपका टॉपिक रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको पढ़ लीजिए आप आराम से। देख रहे होंगे द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 10% वेट बाई वेट, ठीक। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर ml,
देन कैलकुलेट, आपको निकालना है मोलरिटी नंबर का, एक नंबर का। मोलरिटी कितने नंबर का है? एक नंबर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ भी वही क्वेश्चन जो अभी पढ़ा लिखा गया है। अब 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स ये होता है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अब जब 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है तो वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी आपके पास इन्होंने दिया है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वेट अपन ये मॉलिक्यूलर मास, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास 0.056 मोल आ जाएगा। ऐसे वाटर के मोल आप निकाल लीजिए 90/18, यहाँ 5 मोल आने वाला है। और मोल निकालना तो जानते हैं ना, ऐसे निकाला जाता है स्मॉल w/m। ठीक है, ये वेट और ये मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास से अब डिवाइड करना होता है। तो वाटर का कितना होता है? 18, और ग्लूकोज का कितना होता है? 180। और एक गिवन है, इसके लिए ग्लूकोज के लिए 10 और वाटर के लिए आपके पास मिल जाता है 90। तो यहाँ से मोल निकाल लिया। अच्छा, मुझे अब आना है मोलरिटी निकालना है आपको। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है ना कितना था? 90 ग्राम था, उसको किलोग्राम में चेंज कर लो तो आपके पास 0.09 किलोग्राम आ जाएगा। अच्छा, तो आपने चेंज कर लिया। और ग्लूकोज यहाँ पर जो है सॉल्यूट का काम कर रहा है, तो 0.056 मोल इसके हैं। तो बस आपके पास इसके मोल्स रख दीजिए ऊपर, और सॉल्वेंट का जो मास है उसको आप नीचे रख दीजिए। तो आपके पास मोलरिटी निकल कर के आ जाएगा 0.62 मोलल। ठीक, नेक्स्ट आपके पास मोलरिटी का फार्मूला क्या है? मोलरिटी का फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब यहाँ आपके पास वॉल्यूम तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी देख लिया जाए। 1.20 ग्राम पर ml दिए हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, ये डी है। तो मास कितना टोटल था? 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी, तो आपके पास यहाँ से मिल जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में मिला है? ml में। मुझे किस में चाहिए? लीटर में। तो बस 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 0.0833। ठीक है, अब मोलरिटी के फार्मूले में रख दीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज की मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और आपके पास इसको सॉल्व करने पर मोलरिटी कितना आ रहा? 0.67 मोलर। ठीक है, अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं, जो आपको ये 2 नंबर का है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मुझे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है। तो ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल मतलब ग्लूकोज के प्लस वाटर के मोल। तो ग्लूकोज के मोल आपने इतना निकाल लिया था, अपॉन ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर का मोल 5 आ रहा था, तो इसको ऐड कर लीजिए तो आपके पास ऐसा आ जाएगा वैल्यू। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा? 0.011। अब ऐसे ही आप वाटर के मोल फ्रैक्शन कर सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन आप वाटर का भी निकाल सकते हो। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर वाटर के मोल अपॉन वाटर के मोल प्लस ग्लूकोज के मोल। ठीक, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.988, ये आ जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन। और सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है ना, का ए प्लस का बी इक्वल टू 1 होता है। अब आपके पास आता है इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और इसको 2 पार्ट में बांटे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये 2 नंबर का होगा। व्हाट इज हाफ लाइफ फॉर ए केमिकल रिएक्शन? 1 नंबर का ये आपका बन जाएगा। सो दैट द हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करो, टी 50% या टी 0.5।
ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर लें। ये क्या होता है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्टेंट इज दैट पीरियड टाइम in which concentration of reactant becomes half of the initial concentration। जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है तो वो जो टाइम लगता है उसे टी हाफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्या करें, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन पर इसका टी हाफ डिपेंड नहीं करता। ठीक, यहाँ कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा। अब हम आते हैं कि कैसे प्रूव करें हम लोग। तो आपके पास टी हाफ निकालिए, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जब आप लिखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब मैं देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ए माइनस एक्स को आप a/2 मानना पड़ेगा, इनिशियल का हाफ। इसको हमने क्या माना, a/2, और टी को क्या मान लिया, टी हाफ। ठीक, तो बस इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट ऑर्डर के। तो मैंने क्या रख लिया, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपान के लॉग बेस 10 ये अपान a/2, तो 2 पर चला गया। अब यहीं पर देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं आने वाला है। तो आपके पास से जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू हो जाती है 0.3010। तो बस इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास फार्मूला आ जाता है टी हाफ का 0.693 अपान के। तो ये प्रूव करता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ठीक, ये 2 नंबर का हो गया। अब आपके पास दूसरा सेकंड पार्ट आता है, द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पर दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहले हाफ लाइफ का फार्मूला, अभी ऊपर हम लोगों ने प्रूव किया है, तो यहाँ पर लिख लिया। और के इन्होंने दिया है 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, और टी हाफ को निकालना है। तो बस फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू, और रखने के बाद देख रहे होंगे आप, जब मैं इसको यहाँ पॉइंट वाला ये काटा ना तो ऊपर 00 कर दिया, और इसको जब मैंने काटा तो यहाँ 1000 कर दिया। ठीक, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल बचेगा क्या, 100। ठीक है, इससे कैंसिल, तो टी हाफ कितना निकल कर आएगा, 100 मिनट आ जाएगा। अगला आपके पास देखेंगे जब इसका सी पार्ट है, व्हिच वन ऑफ द आयन Fe2+ एंड Fe3+ इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। पैरामैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ज़्यादा कौन होगा, जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे होंगे Fe3+ मैंने लिखा मोर पैरामैग्नेटिक देन Fe2+ आयन ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए Fe3+ Ar, इसका मतलब हमें 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो आपके पास 3d5 बचता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरा केस आप लोगे जब Fe2+, तो आपको 3d6 मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर देना आपने। तब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 अनपेयर्ड होगा, ये तो पेयर्ड हो गया, जोड़ा हो गया, ये 1 2 3 4 अनपेयर्ड पड़ रहा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप देख रहे होंगे Fe3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो इसीलिए Fe3+ क्या होगा, मोर पैरामैग्नेटिक देन Fe2+। इसी का सेकंड पार्ट आपके पास आता है, Zn2+ साल्ट आर कलरलेस वाई, Ni2+ साल्ट आर कलर्ड। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो Zn2+ साल्ट कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे आप तो आपको मिलेगा 4s0 3d10, सब कुछ भरे हुए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कलर कहाँ से देगा? आपके पास Ni2+ साल्ट कलर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर कलर्ड होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Ni2+
या करते हैं तो 3D8 आपको मिलेगा, और 3D8 में आपके पास ऐसे हम लोग फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन हो जाएगा, और डी ट्रांजिशन की वजह से आपके पास कलर्ड देगा Na2+ का साल्ट। आपके पास नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं डी पार्ट, और यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन उठा लिया गया है। एक्सप्लेन वर्नर पास्टुलेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, रिलेटेड टू बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वर्नर पास्टुलेट हम लोग पहले देखते हैं। वर्नर प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन 1898 में इन्होंने थ्योरी प्रपोज किया है, और इन्होंने ये बताया ना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें मेटल होता है। मेटल शो 2 टाइप्स वैलेंसी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। इट करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम ऑब्लिक आयन। ठीक है, तो ये समरूप होता है, जैसे मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके ही समान होता है प्राइमरी वैलेंसी। जैसे कॉपर 2+ का ऑक्सीडेशन नंबर है तो प्राइमरी वैलेंसी 2, ठीक है, 3, 2 ऐसा। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल और आयनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी। इट इज सेटिस्फाइड बाई A9 के द्वारा सेटिस्फाई होगा। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन। देखिए बिग लाइन से दिखाया हूँ। अभी हम लोग कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स लेकर के फिगर बना करके देखते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक, तब तक सेकेंडरी वैलेंसी को देख लीजिए। इट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसे कोऑर्डिनेशन नंबर से जान सकते हो, जिसको मैंने CN से रिप्रेजेंट किया है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इट इज फिक्स फॉर ए मेटल के लिए फिक्स हो जाती है। इट इज नॉन आयनाइजेबल एंड हेंस डायरेक्शनल इन नेचर। अब यहाँ पर देखना है, इट इज सेटिस्फाइड आइदर A9 और न्यूट्रल। ये A9 न्यूट्रल दोनों के द्वारा सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं दोनों। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन। ठीक, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया गया वर्नर। ये देखिए वर्नर फार्मूला है COCl3 × 6NH3। इसका मॉडर्न नोटेशन आजकल ऐसा होता है, CONH3 का होल 6 और आपके पास ब्रैकेट के बाहर Cl3। ठीक, अब मैं इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से, तो आप देखेंगे तो ये जो एमीन है जो आपके पास NH3 वाला है, इसको मैंने डार्क लाइन से दिखाया है। तो आपके पास यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी आपको 6 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। प्राइमरी वैलेंसी को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये देखिए 1 2 3, तो आपके पास यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3 मिल गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपके पास नोट्स पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।